अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है पर क्लियर नहीं है। अब आ रही है? मैम अगेन आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है सराउंडिंग्स में। Is it any better now? यस ठीक है। चल, जी बेहतर हो ठीक गई। है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर हमें एक्सेस करना था 100 से लेकर 130th रो तक, तो बिकॉज हम आई लॉक यूज कर रहे हैं, सो हमारा जो एंडिंग इंडेक्स होगा दैट वुड बी 131 with any 3 columns. So मतलब से if I want 0, 1 and 2, तो मैं 0 से लेकर 3 तक लूंगी, so that will give me like 3 columns. ठीक है। वैसे आपने मैम आपकी आवाज फिर डिस्टॉर्ट हो गई है। आपने चेक कर लिया कि बेसिकली मतलब के साथ चेक कर लिया कि आपके पास नल वैल्यूज कितनी है, डेटा का स्क्यू हमें एक्चुअली मैंने लाइट वर्क की वजह से अच्छा एक सेकंड रुकिएगा। लाओ मेरी आवाज आ रही है? जी अब ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा चलो, ओके। अच्छा, अब हम ग्रुप बाय का फंक्शन देख लेते हैं। सो अच्छा ठीक है। अच्छा, इधर आ जाए जो आपके पास होगा उसके अंदर। अच्छा, ग्रुप बाय का फंक्शन बेसिकली कहता ही है कि आपके पास मतलब वो डिफरेंट आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उनको वो ग्रुप कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सी कि मेरे पास, अच्छा और साथ में ना कोई एग्रीगेट भी वो करता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मुझे ये देखना है कि मेरे पास एक कॉलम है फ्यूल टाइप का, ठीक है। मैं अगर इस कॉलम की यूनिक वैल्यूज को प्रिंट आउट करवाऊं तो वो मुझे देता है गैस और डीजल। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरे पास इस डेटा फ्रेम के अंदर एक डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट गाड़ियों के मॉडल्स हैं और उनके कुछ उसने एट्रीब्यूट्स दिए हैं कि उसके फ्यूल टाइप क्या है, एस्पिरेशन क्या है, उसका बॉडी स्टाइल, नंबर ऑफ डोर्स एंड स्टफ लाइक दैट, हॉर्स पावर कितनी है, सो ऑन। ठीक है। तो अगर मुझे ये देखना है कि जो जो गाड़ियां मेरे पास जिनकी फ्यूल टाइप गैस है, ठीक है, उनकी मीन प्राइस क्या है। आपके पास इधर एक प्राइस का भी कॉलम है, ठीक है। तो अगर मुझे ये देखना है कि मेरे पास जिन गाड़ियों की फ्यूल टाइप से गैस है उनकी मीन प्राइस क्या है, तो मुझे प्राइस को ग्रुप करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल टाइप। और लाइक मुझे उसका एग्रीगेट, मुझे मीन चाहिए कि लाइक मीन प्राइस क्या है गैस वाली गाड़ियों की, या मीन प्राइस क्या है डीजल वाली गाड़ियों की। ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियोस में हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। अब आप लाइक लगा किस तरह से सकते हैं, छोड़ दें। आपने आपने अपना वही डेटा फ्रेम लिखा, df अंडरस्कोर कार्स है इस केस में डॉट ग्रुप बाय। आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने पहले वो वाला अपना लिखा, वो वाला आपने अपनी
कॉलम नेम लिखा जिसकी बेसिस के ऊपर आपको ग्रुप करना है, ठीक है। सो मुझे ग्रुप करना था गैस और डीजल के ऊपर, तो वो फ्यूल टाइप हो गई। और जिस कॉलम के ऊपर मुझे मीन निकालना है या मुझे एग्रीगेट निकालना है, इस केस में मैंने तो सम लिखा है, आप उसको मीन करते हैं, ठीक है, वो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। तो अब वो मुझे रिजल्ट कुछ इस तरह से देगा कि जो डीजल वाली गाड़ियां हैं उनकी मेन प्राइस ये है। जितनी भी डेटा सेट के अंदर डीजल वाली गाड़ियां पड़ी हुई थी ना, उसने उन सब की प्राइस को उठाकर उनकी एवरेज लेकर आपको यहाँ दी थी। और जो गैस वाली गाड़ियां हैं उनकी मीन प्राइस ये है, ठीक है। तो अब इस तरह से आपने आपने फ्यूल टाइप कहाँ पे स्पेसिफाई किया है, डीजल एंड गैस? ये तो फ्यूल टाइप में लिखा हुआ है। फ्यूल टाइप आपका कॉलम है, ठीक है। ठीक है। फ्यूल टाइप इज योर कॉलम, किधर गया? स्टार्टिंग में मैम किधर? फ्यूल टाइप है मैम, बेल फर्स्ट फ्यूल टाइप ये मेक के बाद, ठीक है, ये आपका फ्यूल टाइप है। तो वो लाइक वो आपके आपके डेटा फ्रेम के अंदर स्पेसिफाई हुआ है, उसको मैंने खाली यहाँ पे पास किया है। वो ये देखेगा कि फ्यूल टाइप के अंदर यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी है, ठीक है। जो कि जब वो देखेगा तो उसको ये मिलेगा डॉट ये गैस एंड डीजल, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि गैस वाली गाड़ियों के बेसिस के ऊपर एक ग्रुप बना लेगा और उस गैस वाले जितने भी रोज हैं जिसके अंदर फ्यूल टाइप गैस है, उस रोज के प्राइस का मीन ले लेगा एंड देन वो एक ग्रुप बना लेगा ऑन द बेसिस ऑफ डीजल। तो जितनी भी रोज में फ्यूल टाइप डीजल है उसके अगेंस्ट जितनी भी प्राइस की वैल्यूज पड़ी हुई है उनको मीन करके आपको रिटर्न कर देगा। समझ आई? ये मैंने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगाया हुआ है। हम अगर ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाएंगे मीन, तो ये वो हमें वो कॉलम्स रिटर्न कर देगा जिसके अंदर ये वैल्यूज होंगी। वो फिर आपको कुछ इस तरह की चीज रिटर्न करेगा। आपका लाइक रीजन ही यही होता है ग्रुप बाय लगाने का कि आप उसके ऊपर कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, डॉट मीन हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि लाइक नंबर ऑफ डोज की वजह से मेरे पास लाइक प्राइस किस तरह से चेंज होती है, सो मैंने नंबर ऑफ डोज की प्राइस का मीन मैंने लाइक नंबर ऑफ डोज की बेसिस के ऊपर लाइक 2 डोर है या 4 डोर है, ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर मैंने ग्रुप किया और मैंने प्राइस का मीन निकाल लिया। तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा है लाइक जो मेन प्राइस है जो डबल डोर गाड़ियां हैं वो महंगी वो सस्ती हैं एज कम्पेयर टू जो 4 डोर्स वाली कार्स हैं। तो यहाँ से लाइक मुझे ये आइडिया होगा कि ठीक है ये वाली गाड़ियाँ सस्ती हैं और ये वाली गाड़ियाँ महंगी हैं, ठीक है। और अभी अगर आप इसको देखें कि दोनों चीज़ें जो हमने प्रिंट करवाई थी फ्यूल प्राइस और डोर प्राइस, ये मेरे पास आ रही थी एज अ सीरीज आ रहा था, ठीक है। अगर मुझे इस रिजल्ट को एज डेटा फ्रेम चाहिए तो मैं इसके ऊपर रीसेट इंडेक्स का फंक्शन कॉल कर लेती हूँ। तो ये मुझे डेटा फ्रेम में दे देगा, ठीक है। अब वही काम इससे नीचे भी किया हुआ। अब इसने सिर्फ एक कॉलम के ऊपर ग्रुप करने के बजाय यहाँ पे इसने 2 कॉलम्स के ऊपर ग्रुप किया हुआ है, फ्यूल टाइप और नंबर ऑफ डोर्स। तो और वही प्राइस का इसने मीन लेकर रीसेट इंडेक्स कर दिया। और वो करेगा क्या कि ना वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेगा। अब मुझे पता है कि फ्यूल टाइप के अंदर 2 यूनिक वैल्यूज हैं, गैस एंड डीजल, और नंबर ऑफ डोर्स में भी 2 यूनिक वैल्यूज हैं, 2 एंड 4। तो वो उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लेगा कि डीजल विद 4 डोर्स, डीजल विद 2 डोर्स, gas with 4 doors and gas with 2 doors। और फिर वो उस हिसाब से उनको मीन करके आपको प्राइस दे देगा। ये चीज क्लियर हुई? यस क्लियर बाकी सब क्लियर है मैम। ठीक है। फिर इसी तरह से आप सम की जगह
मीन की जगह सम भी यूज कर सकते हैं, तो वो आपको जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब वो बजाय के मीन प्राइस निकाल कर दे, वो सबकी प्राइस को ऐड अप कर देगा। और जिस बेसिस के ऊपर आपने ग्रुप किया है, दैट इज योर बॉडी स्टाइल। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिक वैल्यूज चेक कर लूँ तो वो बेसिकली आपको ये वाला बॉडी स्टाइल वाला कॉलम है। इसके नाम में कुछ मसला आ रहा है, चलो छोड़ दे इसको। वो कोई स्पेस होगी जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, तो वहां से बंद कर। अच्छा ठीक हो क्या? ओके, जब पे पिवटिंग एंड मेल्टिंग आ जाती है, पिवटिंग बेसिकली आपका खाली आपके पास एक्सेल में भी पिवट टेबल्स होते हैं, खाली आपकी थोड़ी सी ना फॉर्मेट चेंज कर देता है आपका डेटा फ्रेम का। अब ये मेरे पास ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप मैंने कहाँ डिफाइन किया था, ये यहाँ पे मैंने एक ग्रुप डिफाइन किया था जहाँ पे मैंने इसको ग्रुप बाय किया था फ्यूल टाइप और नंबर ऑफ डोज की बेसिस पे। सो दिस इज योर ग्रुप। ठीक है, अब अगर मैं इसका पिवट टेबल बेसिकली अगर मैं बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने pd डॉट पिवट टेबल किया, मैंने उसको वो डेटा फ्रेम पास किया जिसको मैंने ग्रुप करना है, सॉरी जिसका मैंने पिवट टेबल बनाना है, और साथ में मैंने उसको इंडेक्स का नाम दे दिया और कॉलम्स का नाम दे दिया। ठीक है, और साथ में एग्रीगेट फंक्शन भी दे दिया। अब ये मुझे कुछ इसको प्रदान कर लेते हैं। अब ये मुझे इस तरह की चीज दे देगा। सो बेसिकली अगर मैं इसको यूं रीड करूंगी, नंबर ऑफ डोर्स 4 and 2 है, फ्यूल टाइप डीजल एंड गैस है। ठीक है, तो मेरे पास जो डीजल वाली गाड़ियां हैं विद 4 डोर्स, उनकी मेन प्राइस ये है। ठीक है, वैल्यूज उसने प्राइस पर से निकाली है और एग्रीगेट फंक्शन उसने मीन का लिया है, और डीजल विद 2 डोर्स की मीन प्राइस ये है। सो इट्स बेसिकली द सेम एज दिस, जो जैसे डीजल विद 4 डोर्स की प्राइस 161 है। ठीक है, मतलब या और यहाँ पे भी डीजल विद 4 डोर्स इज दिस। सो जस्ट ना वो उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा है, उसकी एक बॉक्स डायग्राम टाइप बना के दे रहा है आपको। समझ आ रही है? मैम पिवट टेबल बनाने का मकसद क्या है? इसका कोई ऐसा मकसद नहीं है, वो खाली आपको बस उसकी ओरिएंटेशन चेंज करके दे रहा है, मतलब एक उसी इसी सेम इंफॉर्मेशन को एक टेबल और को किसी डिस्प्ले और करने का एंगल से तरीका है। देखना। हाँ, बस उसी चीज को एक और तरह से डिस्प्ले करा के दे रहा है, दैट्स इट। नहीं मैम, फॉर एग्जांपल जिस तरह मशीन लर्निंग के अंदर जो मॉडल वगैरह यूज होते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए जिस तरह रोज एंड कॉलम्स का मैट्रिक्स बनाया जाता है, वो उस पर्पस के लिए तो नहीं ये पिवट नहीं नहीं, टेबल? इसमें आप डेटा फ्रेम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है, एंड अगर आप इसको अच्छा अच्छा डॉट रीसेट इंडेक्स अगर आप इसको कर दें, तो ये फिर आप ये इसको थोड़ा सा मुझे लगता है मजीद खराब कर देता है, बिकॉज अब नंबर ऑफ डोर्स अब ना इंडेक्स बन गया है। सो इसको आप रहने दें, इसको रीसेट इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है। और मेल्टिंग का pd डॉट मेल्ट, ठीक है, वो बेसिकली ये कहते हैं कि आपने पिवट टेबल बनाया था ना, ये वो इस पिवट टेबल को इस डेटा फ्रेम की फॉर्म में वापस ले जाता है। सो इसको अगर मैं अपना पिवट टेबल दे दूँ ये वाला जो बना हुआ है, तो वो मुझे वापस से ये पहले वाला डेटा फ्रेम देगा जो ये ग्रुप पड़ा हुआ था, इसने मुझे सेम चीज वापस रिटर्न कर दी। बेसिकली आपके पास इसमें से कुछ भी एसेस यूज नहीं हो रहा होता, बस आपको ग्रुप बाय जब आप करते हैं तो आपको डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में रिजल्ट आउटपुट करता है, एंड दैट इज द यूजुअल वे जो यूज होता है आपका डेटा फ्रेम। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया? यस Yes, ma'am. जी यस मैम, क्लियर है। जी मैम, क्लियर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने नंपाई स्टार्ट करना है।
अभी हमारे पास टाइम तो है। नमाज ब्रेक करनी है आधे घंटे की, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। मैडम 2 के बाद एक और क्लास है, तो 10 मिनट की ब्रेक दे दें, फिर 10 मिनट बाद नमाज पढ़ के फिर स्टार्ट करें। नंबर तो लंबा है, वो 2 तक तो कंप्लीट नहीं होगा अगर हमने 10 मिनट की ब्रेक भी दे देती है तो। मतलब कितना टाइम हो जाएगा? नंबर पे भी उसकी अच्छी खासी लंबी नोटबुक है। वैसे नंपाई और पेंडाज एक साथ करने से चीज़ें फिर मिक्स हो जाती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बेहतर है कि या तो हम इसको अगले सेशन में कर लें। हमने आज क्लास 9 o'clock स्टार्ट की थी, तो अभी तो 3.5 10 घंटे हो गए। 10 बजे स्टार्ट की थी, 3.5 घंटे हो गए। सॉरी, हमने 10 बजे स्टार्ट की थी। हाँ, तो कितना टाइम हो गया? 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे हो गए। ठीक है। अच्छा फिर चलो एक काम वीकेंड करते पे हैं। वीकेंड पे वीकडेज पे कोई क्लास रख लेते हैं, जैसे इवनिंग पे हम अगर रख लें। एक्चुअली मेरे भी वीकडेज में ऑफिस जाना होता है, आई कम बैक बाय 7 और सो। तो उस समय तो मेरी अपनी हालत नहीं थी। मैं फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो इसलिए आई वाज सेइंग फ्राइडे। चले हम मैं एक्चुअली स्कूल में एक्चुअली ये चाह रही थी कि नेक्स्ट सैटरडे जो हमने आपको फर्स्ट वीक में जो सर हसन ने एक वो दिया था सारा के डेटा जो रोल्स के ऊपर था, वो एक्चुअली हर कोर्स में नहीं होता, वो हमने अभी स्टार्ट किया है। तो यूजुअली हमारा फर्स्ट वीक के अंदर ये वाला काम कंप्लीट हो जाता है। तो वो लाइक पहला वाला वीक इस दफा इसलिए उसमें लग गया, तो ये मैं यूजुअली लाइक उसको वाइंड अप कर लेती होती हूँ सेकेंड वीक के सैटरडे तक एट मोस्ट। तो इस दफा संडे भी हो गया, कल भी क्लास पूरी नहीं हुई थी। फिर मुझे बताएं अगर, लेकिन फिर आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि घर से एटलीस्ट आपको इतना करना पड़ेगा कि आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख कर आए कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। मतलब लाइक कोई भी ट्यूटोरियल देख लें, ये देख लें कि पढ़ा हुआ होगा, हम मोस्टली सब नहीं पढ़ा हुआ होता है। वैसे आई वुड सजेस्ट कि हम कैरी ऑन कर लेते हैं नंपाई से, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई क्या कहते हैं पांडास के साथ कोई मिक्सअप होगा उसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आइडिया है? मुझे है। यस मैम, आइडिया है। पता है मैम। फिर फिर मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो करवाने की जरूरत नहीं है ना, कि पहले मैं उसकी बेसिक्स करवाऊँ? मुझे बिल्कुल नहीं। वो मुझे कराने में बहुत टाइम लग जाएगा, और अभी मेरे पास मैम, इज इट पॉसिबल कि आप कोई ट्यूटोरियल रेफर कर दें तो हम उसको देख लेंगे? ये कोई इतना, चले, आई डोंट थिंक सो कोई इशू है। जो हाँ कोई, व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसमें आप मतलब जो आप सजेस्ट करेंगे ना, हम उसको ठीक गो है थ्रू कर लेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम नंबर की नोटबुक स्टार्ट करते हैं। फॉरन से तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती भी नहीं है, तो जब आएगी तो वो फिर हम देख लेंगे बाद में। ठीक है ठीक है, 5 मिनट्स की ब्रेक करते हैं, मैं इतनी देर में नंबर की नोटबुक अपलोड कर दूँ।
अच्छा, numpy की नोटबुक मैंने कर दी है उधर लाइब्रेरी में वीक 2 में। प्लीज सब लोग ओपन कर लें। मैम ये जो लास्ट नोटबुक आपने लोड की थी मैम, ये कहाँ पे अवेलेबल होगी हमें? और ये दिस वन आल्सो, ये numpy वाली, ये मैम नमपाई वाली भी और इससे पीछे पांडा वाली भी। अब वो वीक 2 में पड़ी हुई है। अच्छा वीक 2 में पड़ी हुई है, ठीक है मैम, जी। मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, सबने ओपन कर लिया। यस ओपन कर ली। यस मैम। numpy is basically a library, ठीक है, in Python, जो कि आप जैसे pandas के अंदर आप अपने डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उसको फॉर्मेट कर रहे होते हैं, अपनी नल वैल्यूज को फिक्स कर रहे होते हैं, स्टफ लाइक दैट। numpy lets you do mathematical operations on your data, ठीक है, और वो भी लाइक थोड़े फास्ट तरीके से। एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, there's this concept of vectorization in Python, जो कि बेसिकली आप यूज करते हैं अपने पाइथन कोड को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। अब मैं आगे हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि numpy में क्या किस वजह से कह रहे होते हैं कि लाइक वेक्टराइजेशन के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब numpy हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, दैट टू इन अ लाइक फास्टर मैनर, ठीक है। अब numpy के अंदर आपके डेटा टाइप्स जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल पाइथन की निस्बत, ठीक है। जैसे आपके पास नॉर्मल उसके अंदर लिस्ट्स होती हैं या इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पर आपके पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब और अगर मैं इन सब चीज़ों को स्केलर और वेक्टर तक भी अभी अगर मैं ना जाऊं, मैं खाली बिल्कुल ऑन द सरफेस बात करूं, तो जो मेन डेटा टाइप होती है पाइथन के अंदर वो n डायमेंशनल एरे की होती है, ठीक है। इट्स एन ND एरे, which basically means कि उसकी n डायमेंशंस हो सकती है। अब अगर इसके अंदर जो जीरो डायमेंशन वाला आपके पास हमेशा एक स्केलर होता है, ठीक है। आपके पास 1 डायमेंशन वाला इज अ वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली आपके पास अगर वो 2 डायमेंशंस हो जाएंगी किसी 2 डायमेंशन वाला आपके पास हो जाएगा मैट्रिक्स, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपके पास ग्रेटर देन डायमेंशंस जो है ना वो ग्रेटर देन 2 है, मतलब 3 हो गई या सो, अब मतलब आगे जितनी भी आप डाल दें, दैट बिकम्स अ टेंसर, ठीक है। तो इन सब के लिए जो बहुत नॉर्मल, अगर आप किसी, अब अगर आप टेंसरफ्लो की कोई वीडियो देख लें या मतलब नॉर्मल लाइक डीप लर्निंग की सोसाइटी में या पाइथन की सोसाइटी के अंदर, इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली टेंसर बोला जा रहा होता है। अगर बेशक वो स्केल है तो वो बेशक वेक्टर है, उसकी डायमेंशन कुछ भी हो, कलेक्टिवली वो हर चीज़ को टेंसर कह रहे होते हैं। बट मतलब बाय डेफिनेशन आपका जो एरे जिसकी डायमेंशन 0 होगी दैट इज अ स्केलर,
जिसकी डायमेंशन 1 है दैट इज अ वेक्टर, 2 डायमेंशनल एरे इज अ मैट्रिक्स, और 2 से बड़ा वाला आपके पास टेंसर होता है, ठीक है। नाउ एरे इज नथिंग बट, मतलब एरे आपके पास, एरे की शक्ल बेसिकली ना बिल्कुल एक लिस्ट की जैसी होती है, ठीक है। बट इसके ऊपर जो आप फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर जिस तरह से आप फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और एरे के ऊपर आप वेक्टराइजेशन कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि स्केलर, वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड टेंसेस क्या हो गए? ये आपके पास सारी n डायमेंशनल एरेज हैं विद डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने सॉरी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, अच्छा ठीक है। अब जिस तरह से मैंने pandas को इंपोर्ट किया था वैसे मैंने numpy को भी इंपोर्ट कर दिया, और मेरा एलियस हो गया np, सो इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। नाउ से मुझे एक एरे डिफाइन करना है, सो एरे को डिफाइन करने का तरीका होता है np, आपने एरे का फंक्शन कॉल किया np डॉट एरे। अब इसके अंदर अगर मुझे स्केलर डिफाइन करना है, सो स्केलर इज लाइक अ सिंगल इंटीजर, ठीक है, तो वो मैं खाली उसको एज इट इज पास कर दूंगी, सो दैट विल बिकम योर, ठीक है, योर एरे। और अगर सेम है इसकी n डायमेंशन, n टाइम से आप जो है उसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, सो इट विल गिव यू 0 डायमेंशन। और अगर मैं इसी पे डॉट शेप अप्लाई कर दूं तो इट विल गिव यू एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी का मतलब है कि इसकी डायमेंशन 0 है। सो दिस वाज अ स्केलर, इसकी डायमेंशन 0 थी और इसकी शेप आपको एम्प्टी ब्रैकेट्स देता है। अब इसी तरह से इसने एक और स्केलर इसने डिफाइन किया, पर अगर मैं इसकी टाइप चेक कर लूं तो खैर आपको एरे उसने पहले भी प्रिंट करा, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि ये numpy का n डायमेंशनल एरे है, ठीक है, विद डायमेंशन ऑफ 0 और उसकी शेप भी एम्प्टी होगी, ठीक है। इस तरह से इसने x कर लिया, x इसने प्रिंट करा लिया, स्टफ स्टफ, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से आपके पास जो है स्केलर, अच्छा ये आपका स्केलर हो गया, खैर ये तो मैंने ऊपर ऐसे ही किया हुआ था, सेम थिंग। अच्छा, अब आप जो है ना एक स्केलर की, अब जिस तरह से ऊपर मैंने इधर इधर देख लें, x मेरे पास अभी क्या था 5, ठीक है। मैं इसकी जो वो है क्या कहते हैं उसको, x डॉट डी टाइप अगर करूं, सॉरी, तो वो मुझे डी टाइप क्या बता रहा है कि ये int 64 है। numpy के अंदर ना आपके पास मतलब int 64 का मतलब है कि कितने बिट्स ले रहा है स्टोर होने के लिए, सो आपके पास 64 बिट्स ले रहा है। int 32 का मतलब होगा कि वो 32 बिट्स ले रहा है। सो आप अपने आप numpy के अंदर अपने पाइथन को डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स में स्टोर करा सकते हैं बाय डिफाइनिंग कि आपने उसकी टाइप क्या रखी हुई है, ठीक है। तो अगर से कि मेरे पास, अगर मुझे बाय डिफॉल्ट उसकी इंच टाइप होती है 64, बट से मुझे उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करना है ताकि मेरा जो सारा जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी आगे जाकर वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, या मेरे पास लाइक मेमोरी कम यूटिलाइज हो, तो मैं उसकी नंबर ऑफ बिट्स जिसके अंदर वो स्टोर हो रहा है उसको कम कर सकती हूँ। सो डॉट एस टाइप करके और उसके अंदर आपने एज अ स्ट्रिंग टाइप पास कर देनी है, जिस टाइप पे आपने उसको कन्वर्ट करना है, तो वो उसको 64 से क्योंकि बाय डिफॉल्ट 64 होता है, तो 64 से थोड़ा सा छोटा करके int 32 पे ले आएगा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई? yes Clear है clear मैम। क्लियर है मैम, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब एस मेरे पास क्या था ऊपर से, हमें दफा हम एस को कर लेते हैं। एस मेरे पास एक स्केलर था जिसके अंदर 5 वैल्यू पड़ी हुई है, सो मैं सिंपली ये कर सकती हूँ, मतलब एक स्केलर को आप एक सिंपल इंटीजर के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करा सकते हैं। सो मैं मतलब ये मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू जो 3 इट्स इंटीजर वैल्यू, और ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है, इट्स स्केलर। तो मैं इसको सिंपली मैं जिस नॉर्मली मैं ऐड कराऊंगी दो इंटीजर्स को, वैसे मैं एक स्केलर और एक इंटीजर को ऐड करा सकती हूँ, वैसे मैं एक स्केलर और स्केलर को भी ऐड करा सकती हूँ।
और अब जब मैं इसकी टाइप प्रिंट करूंगी तो ये numpy का इंटीजर देगा मुझे, ये मुझे numpy की एरे नहीं देगा, ठीक है। और जो डी टाइप है दैट इज 64 वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। शेप उसकी एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, अब हमने स्केलर्स देख लिए जिनकी डायमेंशन 0 होगी, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स की डायमेंशन 1 होती है, ठीक है। तो मतलब वेक्टर में बेसिकली आपके पास स्केलर में हमेशा एक एलिमेंट होगा, चाहे आप उसको सिंगल डिजिट नंबर दे दें या आप उसको जितने बड़ा आप उसको नंबर दे दें। वेक्टर के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली इंक्रीज हो जाते हैं। सो आपने अगेन np डॉट एरे किया, ठीक है। और अब आपने उसको अपना, अब जो एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं आपने वो हमेशा एज अ लिस्ट पास करना होता है। सो आई वांटेड कि मेरे एरे के अंदर या मेरे वेक्टर के अंदर 3 एलिमेंट्स हों, तो मैंने उसको एज अ लिस्ट 1 2 3 पास कर दिया, और मैंने रन इट, मुझे कहता है मतलब एरे, उसने मुझे आउटपुट दे दी। अब सिमिलरली ये तो मैंने खाली डिस्प्ले करवाया था, ये इस एरे को v में सेव करा रहा है, सो इफ आई प्रिंट v गिव्स यू दिस। और अगर मैं इसकी शेप चेक करूं, ठीक है, अगर मैं v डॉट शेप करूं तो ये आपको 3 कॉमा देगा, ठीक है। 3 कॉमा का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपके पास 3 है, सॉरी इसमें आपके पास लाइक इट्स 1D। एक तो पहले आपको शेप देख के ये पता चल जाएगा कि इट्स 1D, ठीक है। और 3 का मतलब ये है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े, ठीक है। अगर मैं इसकी डायमेंशन चेक करूँ so दैट गिव्स यू 1, वो आपको यहाँ शेप से भी पता चल जाएगा। अब पाइथन जो है ना खाली इस तरह का टपल नहीं रीड करता, तो वो हमेशा लाइक कॉमा डाल के आपको करेगा। मतलब लाइक कॉमा के आगे कुछ भी नहीं यहाँ लिखा हुआ, 3 कॉमा के आगे जब मैंने शेप प्रिंट करवाई दैट स्टिल मींस इसके अंदर बस 3 एलिमेंट्स है एंड इट्स 1D, ठीक है। सो कॉमा का ये मतलब नहीं है कि इसके आगे कोई और डायमेंशन, ठीक हो गया। अब अगर मुझे इसको अगेन मुझे इंडेक्सिंग करनी है, सो जिस तरह से मैं उसमें इंडेक्सिंग करती होती हूँ लिस्ट में, बिल्कुल वैसे ही मैं इसमें भी इंडेक्सिंग कर सकती हूँ। कि मैंने अगर इसको खैर इसने लाइक वी का पहला एलिमेंट जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो उसने एक्स में सेव कर दिया, उसने प्रिंट करवा दिया तो आपको 2 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1 के आगे सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाना चाहूँ तो वो मुझे 2 3 दे देगा। ये स्लैश एन आपके पास लाइन का लिटरल होता है, न्यू लाइन का। और अगर मैं ये करवाना चाहूँ कि 0 से लेकर 2 तक दो तो मुझे 1 2 दे देगा, ठीक है। ये तो लाइक अंडरस्टूड सी बात है, हम देख चुके हैं। फिर आपके पास आते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपके पास 2 डायमेंशंस होते हैं। सो बेसिकली मैट्रिसेस के अंदर आपके पास रोज भी होंगे एंड कॉलम्स भी होंगे। सो मैट्रिक्स लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये आपका लाइक कि 1 2 3 आपकी पहली रो हो गई, 4 5 6 is your second and 7 8 9 आपकी थर्ड रो, and then similarly 1 4 7 आपका पहला कॉलम, 2 5 8 सेकंड कॉलम एंड 3 6 9 आपका थर्ड कॉलम, ठीक है। सो मैट्रिक्स की शक्ल कुछ इस तरह होती है। अब हमने इसको डिफाइन किस तरह से करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने np.array किया, पर इस दफा ये होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 3 रोज चाहिए थी, ठीक है। मैंने हर रो को एज अ लिस्ट पास करना है। बेसिकली मैट्रिक्स को ना आप इस तरह इनिशियलाइज कराते हैं, मैट्रिक्स इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। सो पहले आपने ओवरऑल जो है आपके पास मतलब आपने एरे जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपने एक लिस्ट बनानी होती है, और फिर आप उसको हर रो के लिए एक लिस्ट पास करते हैं। तो मेरे पास पहले रो में ये 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3 कॉमा, मेरी सेकेंड रो में 4 5 6 ये एलिमेंट्स थे, और मेरी थर्ड रो में 7 8 और 9 ये एलिमेंट्स थे, ठीक है। array तो उसने आपको ये दे दिया। अभी आपकी पहली रो आ गई या आपकी दूसरी रो या आपकी तीसरी रो, एंड देन दिस बिकम्स योर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। अच्छा मेरा कर्सर नजर आ रहा होता है ना आप लोगों को? जी मैम। ठीक है, ओके। ये क्लियर हो गया कि जब हम वेक्टर दे रहे होते हैं वी हैव अ सिंगल लिस्ट, और जब हम मैट्रिक्स दे रहे होते हैं तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। सिमिलरली जब हम जितनी दफा हम डायमेंशंस को इंक्रीज करते जाते हैं ना, हमारा ये चीज मजीद नेस्टेड होती जाती है।
ठीक है। तो आपने हर रो को एज अ लिस्ट पास करना है और फिर आपने ओवरऑल एक लिस्ट बना लेनी है। So this becomes a matrix. अब अगर मैं ये सेम मैट्रिक्स यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है, अब अगर आप इसकी शेप को प्रिंट करा लें, so it will give you 3 × 3. That means you have 3 rows and 3 columns. And मतलब आपकी हर रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ये डिलीट कर दूँ तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, हाँ इसने आपको एरर दे दिया, जो भी एरर है, बट वो आपको यही कह रहा है कि आपकी लिस्ट थी, यहाँ पर आपने वो नहीं दिया है एक्स्ट्रा। तो आपके हर रो के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे शुड बी द सेम। सॉरी, ठीक है। फिर आपने डायमेंशन चेक कर ली, तो आपकी टेंसेस की सॉरी मैट्रिक्स की डायमेंशन 2 होती है। वो हो गया। अच्छा, अब जब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इट्स 2D और मुझे उसको उसकी किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, सो जिस तरह से मैं एक नेस्टेड लिस्ट के अंदर कर रही होती थी ना, कि पहले मैंने मेन लिस्ट का इंडेक्स बताया और फिर उस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट चाहिए उस एलिमेंट का इंडेक्स बता दिया। तो सेम हैपेंस हियर। मेरे पास मैट्रिक्स का नाम था M, ठीक है, मुझे उसकी फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है, सो दैट वुड बी 3। दिस इज योर फर्स्ट रो, ठीक है, जिसका इंडेक्स इज 1 व्हिच इज एक्चुअली योर सेकंड रो, और उसका लास्ट एलिमेंट यानी कि उसका थर्ड सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट। तो मैंने इसको 1 और 2 कर दिया, तो वो आपके पास ठीक है। इसको ये तो स्टैटिक लिस्ट्स है ना, तो हम डायनामिक लिस्ट भी दे सकते हैं इसके अंदर। डायनामिक से मुराद है जिसके अंदर कोई वैल्यूज ना हो, नहीं ऑटोमेटिकली ग्रो करे और ऑटोमेटिकली श्रिंक करे। इज इट पॉसिबल? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऑटोमेटिकली क्या करें? ऑटोमेटिकली ग्रो करें और श्रिंक करें। नहीं हम नहीं किसी लूप के थ्रू हम उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करवा सकें और रिमूव करवा सकें। हाँ, वो तो आप प्रोबेबली कर सकते होंगे। आपको एक लूप लगाना पड़ेगा, मतलब आप लूप लगाएं, आप एक एरे डिफाइन करें उसको, हाँ np.array करके इसके इंडेक्स को ग्रो करते जाएं। जैसे हमने यहाँ पे आपने np.array और पहली रो में 1 2 3 और मतलब सेकंड में 4 5 6 और 7 8 9 दिया है। लेकिन अगर हम आप यहाँ पे मैम सिर्फ ये 2 अरेज एम्प्टी डिफाइन कर देते हैं, तो उसके रॉ का इंडेक्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा और वो कॉलम का भी नहीं होगा, लेकिन वो डायनेमिक होंगी। वो मतलब जब इनके अंदर डाटा इंसर्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगी, और अगर हम रिमूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नहीं, श्रिंक आप करेंगी। आई डोंट थिंक कि आप ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसको एम्प्टी लिस्ट, अभी कह दें कि मैं इसको एम्प्टी लिस्ट कर दूं और इसको भी एम्प्टी लिस्ट कर दूं और फिर मैं एक लूप लगाऊं कि इसमें मैं वैल्यूज को इंसर्ट करते जाऊं। आप ये कह रहे हैं? अगर हम इन्हें ऐसे इनिशियलाइज करें तो इनिशियलाइज हो जाएंगी ये सारी एम्प्टी करके? नहीं होंगी। सारी एम्प्टी करके एक सेकंड देख लेते हैं, बिकॉज ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप एक के अंदर वैल्यूज दें और 2 के अंदर आप वैल्यूज ना दें, बिकॉज आपकी ये नंबर ऑफ लिमिटेशन है ना, ये लिमिटेशन है। अगर हमें कोई ऐसी अरे डिफाइन कर, ये तो हो गई ये, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो इट्स एन एम्प्टी मैट्रिक्स। बट मैं ये नहीं कर सकती कि मैं इसमें वैल्यूज डाल दूं 1 2 3 और इन दोनों को एम्प्टी कर दूं, बिकॉज मेरे पास लिमिटेशन होगी ना। लेकिन अगर हम एम्प्टी इनिशियलाइज नहीं करवा सकते, ये उसकी लिमिटेशन है ना कि हमें समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि बहुत ज्यादा दफा ऐसा होता है कि हमारे पास डाटा हमें नहीं पता होता कि कितना डाटा आएगा और रोज कितनी होंगी और कॉलम कितने होंगे। ये चलें, ये तो कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं ना हम कि भाई हर कॉलम फिल होना चाहिए,
और अगर ना हो तो उसमें हम नल वैल्यू पास कर दें। लेकिन ये तो नहीं हम कंस्ट्रेंट लगा सकते कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो कितनी होगी। उसके लिए हमें इस तरह का इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए। और ठीक है, समझ आ गई है मुझे अच्छा, ये। आप इस तरह कर सकते हैं। हम्म, आप इस तरह कर सकते हैं। उसका उसकी बेटर अप्रोच मेरे ख्याल में ये होगी कि आप बजाय कि उसको एरे डिफाइन करें, आप उसको एज अ लिस्ट डिफाइन कर दें। आप उसके अंदर वैल्यूज अपेंड करते जाएं जैसे आपको चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास फंक्शन होता है जो कि आपकी लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर देता है। आप उसको एरे में कन्वर्ट कर दें और आप उसकी शेप को डिफाइन कर दें कि आपको किस शेप की एरे चाहिए। तो वो आपको लाइक अगर आपको 3x3 का चाहिए तो वो आपको 3x3 में कर देगा, डिपेंडिंग कि आपके पास इतने लाइक 3x3 का मतलब है कि आपके पास एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट नहीं 9 एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि वो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स बना सके। सो मतलब इस केस में आप लिस्ट में अपेंड करवाते जाएं अपनी चीजें और उसको फाइनली उसको एरे में करके उसको रीशेप कर दें। दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच आई गेस। उसमें आई थिंक आपको फ्लेक्सिबिलिटी शायद ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और एक और बात थी कि जैसे लिस्ट के अंदर आपके पास ना मल्टीपल डेटा टाइप्स को वो केटर को करता है। आप उसमें स्ट्रिंग भी दे सकते हैं एवरीथिंग। यहाँ पे आपके पास ये नहीं होगा। आपकी डेटा टाइप या तो इंटीजर होगी और वो फिर थ्रू आउट इंटीजर होगी, ठीक है, या वो फ्लोट होगी और वो थ्रू आउट फिर फ्लोट ही होगी। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप एक उसके अंदर इंटीजर भी दे रहे हैं साथ में आप फ्लोट भी दे रहे हैं। और लाइक वो साइंड हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ओके, ठीक है। ये तो सिंपल जैसे हम नेस्टेड उसकी इंडेक्सिंग करते हैं कि फर्स्ट रो के अंदर मुझे सेकंड कॉलम की वैल्यू दे दो। सो दिस इज योर फर्स्ट इंडेक्स वाली रो एंड दिस इज योर 0 1 2। सो यहाँ पर ये इसकी जो इंटरसेक्शन होगी वो यहाँ हो जाएगी। So this will be doing this, ठीक है। हाँ, अगर आप यही काम एक लिस्ट के साथ करें कि अब मैंने एम के नाम पर ना मैंने एक नेस्टेड लिस्ट डिफाइन कर ली है, ठीक है। अब अगर मैं उसकी शेप प्रिंट करवाना चाहूँ तो वो मुझे एरर दे देगा बिकॉज उसमें आपके पास शेप नहीं होती। लिस्ट के अंदर आपके पास लेंथ हो सकती है बट आपके पास शेप नहीं होती। मैं अगर इसकी लेंथ प्रिंट कर तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। हाँ, तो उसने आपको लेंथ 3 दे दी, ठीक है, बिकॉज आपके पास 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। एक सेकेंड में काम देखते हैं। ठीक है, अच्छा। अगर आपको लिस्ट के टोटल जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट करवाने हो तो उसका भी फंक्शन होता है। अच्छा, नहीं होता शायद, देखना पड़ेगा। चलो वो देख लेंगे। खैर, तो ये आपके पास ये हो गया। बट अगर मेरे पास से m is defined as an array तो उसमें आई थिंक मैं साइज प्रिंट करा सकती हूँ। अच्छा, इसमें ठीक है, छोड़ दें। अच्छा, मूविंग ऑन। हमारे पास अच्छा मैट्रिसेस हो गए। अब हमारे पास टेंसेस हैं, ठीक है। टेंस में मेरे पास क्या होता है चैट देखें। हाँ जी, जैसे आप दो लूप्स लगा सकते हैं। यस, भूल गई हूँ आपकी किस चीज़ पे बात हुई थी। एनीवे, अच्छा, टेंसेस आपके पास वो वाले एरेज होंगी जिनकी डायमेंशन इज ग्रेटर देन 2। सो 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब उस केस में
ये मेरे पास बी है, से मैं बी की शेप मैंने प्रिंट करा ली, ठीक है। अच्छा, इसकी शेप मेरे पास 2 आ रही है, दिस इज ये आपके पास मैट्रिक्स, इट्स नॉट अ टेंसर। बट अगर मुझे टेंसर डिफाइन करना है, ठीक है, से मैं कह रही हूँ कि मुझे 3 डायमेंशनल टेंसर डिफाइन करना है, np डॉट एरे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वी नो कि हमने जो भी एरे पास करनी है एक्सेप्ट फॉर अ स्केलर, आपके पास वेक्टर हो, मैट्रिक्स हो, टेंसर हो, हमने एक उसको एज अ लिस्ट पास करना होता है। सो पहला ब्रैकेट तो आपके पास लिस्ट का आ गया, ठीक है, जो आपका मेन लिस्ट होती है, ठीक है। अब अगर मुझे उसको अगर मुझे उसको 2 डायमेंशनल करना था, मुझे एक मैट्रिक्स बनाना था, तो मैं सारी रोज को क्या कर रही थी कि मैं उसको उनको एज लिस्ट पास कर दी। देखिए, मैट्रिक्स में और टेंसर में, या आप ये कहें कि 2D में और 3D में फर्क क्या है। 2D के अंदर आपके पास एक मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर रोज होती है, ठीक है। जब आपके पास 3D या उससे आगे की डायमेंशंस आ जाती हैं, सो उसमें आपके पास बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर रोज नहीं होती, मैट्रिक्स के अंदर और मैट्रिक्सेस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एक मैट्रिक्स के अंदर एक और मैट्रिक्स रखा हुआ है, तो दैट बिकम्स 3D। तो मैंने अगर एक मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर फर्दर मैट्रिक्स है, तो दैट बिकम्स 4D, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं। अगर मुझे एक 3D मैट्रिक्स बनाना है, 3D टेंसर बनाना है, पहली मुझे पता है कि मुझे पास तो सब कुछ एज अ लिस्ट करना है, तो पहला ब्रैकेट उस एरे की लिस्ट का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स पास करूँ। सो अब जो मैंने ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले हैं, ये मेरे पास मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए। अब मैं इसके अंदर अपनी रोज दूंगी। ये मेरी पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो है, ये मेरी तीसरी रो है, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाती हूँ, तो ये मुझे ये देगा। अगर मैं इसको ए सेव कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने ए प्रिंट करा दिया, और मैं कह रही हूँ मुझे ए की शेप दे दो और ए की डायमेंशन दे दो, ठीक है। तो ये इसने मुझे ए की शेप दे दी और ये इसने मुझे ए की डायमेंशन दी। अब द डायमेंशन इज 3 एंड जो शेप है दैट इज 3 into 2 into 2, ठीक है ना। इस चीज का मतलब क्या होगा? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 रोज हैं हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं और हर कॉलम के अंदर जो 2 मैट्रिसेस पड़े हुए हैं। 3 रोज है और जो पहली रो उसके आगे हर हर रो के अंदर 2 कॉलम होंगे, और जो कॉलम होंगे ना, वो पहला कॉलम पूरी रो होगी अगले 2 कॉलम्स की। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये अगर आप इस वाले से देखेंगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा नेक्स्ट वाली एग्जाम, वैल्यूज ज्यादा, ठीक है। अब देखें, ये मैंने ये एक एरे डिफाइन हो गई बी, ठीक है। अब इसको अगर मैं रीड करूं, ये आपको क्या कह रहे हैं? जो आपके पास, आपने इसको लेफ्ट में, इसको लेफ्ट टू राइट नहीं, दिस इज राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मैं इसको यहाँ से यहाँ रीड करती हूँ, चलिए मैं इसको एक उल्टा रीड करती हूँ, 2 से 1 तक, ठीक है। आपके आखिरी वाले अच्छा, ये बेसिकली आपके पास एक्चुअली ये 4D हो गया, इट्स नॉट 3D एनीमोर, ये 4D का टेंसर बन गया। अच्छा, इस 2 का मतलब ये है कि आपके पास हर रो के अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। हर रो के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स पड़े हैं। दिस ऑल्सो मीन्स कि आपके पास 2 कॉलम्स है। मतलब अगर 2 कॉलम्स होंगे तो फिर तभी हर रो के अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे। ये बात क्लियर हो रही है?
ये क्लियर क्लियर है। ठीक है, मतलब ये हर रो के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ये पूरा का पूरा एक कॉलम है, ये पूरा का पूरा एक कॉलम है। सो आपके पास, या आप ये कह रहे हैं कि आपने नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन कर रहे हैं, या ये डिफाइन कर रहे हैं कि आपके पास हर रो के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, जो ये वाला 2 है वो आपको ये डिफाइन कर रहा है कि आपका जो, देखें यहाँ तक आपका ये जो 2 और 2 है, ठीक है, ये यहाँ तक आपकी 2D होगी। सो दैट मीन्स कि ये आपका कॉलम था, पहले वाला 2, राइट वाला 2, एंड दिस लेफ्ट वाला 2 इज योर नंबर ऑफ फ्लोर्स। सो दिस मीन्स कि आपके पास जो टेंसर के अंदर जो बेस मैट्रिक्स पड़ा है, ठीक है, उसकी शेप इज 2 by 2। सो इट हैज 2 rows and 2 columns, जो कि मुझे यहाँ से नजर भी आ रहा है। This is your first row, this is your second row, और इस वाले ब्रैकेट से लेकर इस वाले ब्रैकेट तक you have your first matrix। ठीक है, तो इस वाली चीज की शेप इज 2 by 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस क्लियर ठीक है, now coming to this 3 means कि आपके पास ये जो 2 by 2 के मैट्रिसेस थे ना, इस तरह के आपके पास 3 मैट्रिसेस बने हुए। सो दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, ये जो अभी हमने हाईलाइट किया था, दिस इज योर सेकंड मैट्रिक्स एंड दिस इज योर थर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? यस क्लियर यहाँ तक मैंने इसको यूं रीड कर लिया कि मेरे पास 2 by 2 के 3 मैट्रिसेस बने, ठीक है, और फिर मैं उस ओवरऑल इस शेप को, इस वाली चीज को मैं एक और मैट्रिक्स के अंदर इनक्लोज कर रही हूँ, जो कि ये मेरे पास ये वाला सेकंड लास्ट वाला, ये वाला जो ग्रीन हुआ है अभी, ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 2 by 2 के मैट्रिसेस पड़े हैं। तो लाइक दिस इज हाउ यू रीड इट, कि आपके पास अब ये, मतलब ये एक मैट्रिक्स था ना, ठीक है, ये पूरा मैट्रिक्स है जिसकी शेप, जो कि 4 डायमेंशनल है और जिसकी शेप ये है। तो उसकी शेप को जिस तरह से आप डिफाइन करेंगे कि इस एक मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास 3 2 by 2 के मैट्रिसेस पड़े हैं। ये चीज मैडम क्लियर? इसके नंबर ऑफ ब्रैकेट्स से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपके पास 4 डायमेंशनल है तो ये जो आपके पास स्टार्टिंग के ब्रैकेट्स होंगे वो 4 होंगे, और ये एंडिंग वाले ब्रैकेट्स भी सारे के सारे 4 होंगे, इंक्लूडिंग द ब्रैकेट ऑफ द रो, जो रो का ब्रैकेट आप लगा रहे हैं। स्टार्टिंग में भी इधर, ये स्टार्टिंग में भी ये वाला ब्रैकेट भी जो ग्रीन हो गया, ये वाला पहला, और एंडिंग में भी ये वाला भी जो ग्रीन हो गया। ठीक है, किस तरह से, तो मतलब इससे आपको किसी भी शेप का मैट्रिक्स बनाने, टेंसर बनाने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैडम ये क्लास कब तक चलेगी? मेरी एक दूसरी क्लास है स्टार्ट होने में। अभी तो बहुत सारा नंबर पड़ा। तो चले मैं क्विट कर लेता हूँ, आप फिर मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूँगा। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। चलिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ठीक है, ये चीज समझ आप? क्वेश्चन था कि आज नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। इसी को जरा दिखाएं, ये जरा जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, इसमें 423 में जरा है। इधर हाँ 423, ये सेल 423 जो है, आप इसकी बात कर रहे हैं? मुझे आपकी इसे नीचे जो है, जो एग्जीक्यूशन 423 है। क्या into 3 है? मुझे आपकी बात 423 ये सेल नहीं है, इसी में। अच्छा 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 अच्छा, हम उसी में जहाँ पे आप स्टे कर रही थी वहीं पे वापस आ जाए, एग्जैक्ट उसी की बात कर रहे हैं। ये हाँ ये कर्सर जो नीचे है, कर्सर से नीचे। अच्छा। हाँ अच्छा, इसमें
3 का तो बनता है, लेकिन इसको आप जरा इस तरह से एक्सप्लेन करें कि 3 एलिमेंट्स है इसमें और 3 रिकॉर्ड्स है, इस तरह हम कह सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और ये इसका आप इसको डायमेंशन 4 कैसे है, आप 4 इसको डायमेंशन कैसे हैं? आप इसको लेफ्ट टू राइट रीड करें। अच्छा, एक एक सपोज एक 1 और उसमें 2 एलिमेंट्स है ईच में, और फिर उसमें 3 है और 3। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं खुद बात बता देती हूँ। आप इसको ना लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सॉरी, राइट टू लेफ्ट रीड करें 1 से। 1 का मतलब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, मतलब पहले वाले का। सेकंड का हम्म नंबर है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ तक पहुंच गई ना, ये मेरे पास 2 डायमेंशनल वेक्टर बनता है, सो दैट बिकम्स योर मैट्रिक्स। तो आपकी रोज एंड कॉलम्स हो गई। सेकंड, इस वाले डायमेंशन का मतलब ये है कि मेरे पास 3 2x1 के मैट्रिसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। ठीक है। और फिर इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 3x2x1 के मैट्रिसेस पड़े हैं। सो बेसिकली आपने करना खाली ये कि आपने इसको समझ लेना है कि ये 2x1 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और फिर बाकी आपने ना बस ये सोच लेना है कि अच्छा, ये आपका ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपकी बेस मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर इस तरह के 3 मैट्रिसेस एक और मैट्रिक्स के अंदर पड़े हुए हैं, और फिर इसी तरह के 2x1 की तरह, मतलब सॉरी, इस पूरे तरह का के 3 मैट्रिसेस आपके पास एक और मैट्रिक्स के अंदर पड़े। डज दैट मेक सेंस? हम्म। अगर यहाँ पे 4x4 और 2 2 into 1 हो, 4 4 2 1। क्या, कहाँ पर, क्या 4x4 होगा? जो 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 है ना, 3 3 और 2 1, ठीक जी है। जी। अगर यहाँ पे 4 और 2 1 हो, हाँ, तो हम तो रिफ्लेक्ट फिर कर सकते हैं। ये होगा कि आपके पास 2x1 के 4 मैट्रिसेस पड़े होंगे, ठीक है। और फिर जो 4x2x1 के 4 मैट्रिसेस आपके पास एक और मैट्रिक्स में पड़े होंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आपको 4 शो कर रहा होगा, हम्म ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये तो मैंने इसी को थोड़ा सा वो किया हुआ है। ये चीज क्लियर, और मतलब हमने मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट नहीं करने होते खुद, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको शेप समझ आए कि लाइक मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास से कि मेरे पास एक लिस्ट थी, ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट थी 1 2 2 3 एंड 3 4, और मैं इसको एरे में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं np डॉट एरे करके उसको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज एट द एंड मैं np डॉट एरे के अंदर लिस्ट ही डाल रही हूँ, जो मैं यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में दैट इज लिस्ट। तो इस मुझे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, एरे के ऊपर डॉट साइज लगता है, बट आपने ब्रैकेट नहीं डालना होता, मैं ब्रैकेट डाल दी थी, ठीक है। और ये हो गया, और ये टी ऊपर डिफाइन हुआ हुआ था, तो टी डॉट साइज इसको show होता है। अच्छा, ये आपके पास एक एक्सरसाइज है, इट्स अ वेरी बिग सब मैट्रिक्स, ये आपने कंस्ट्रक्ट करना है। ये हो जाएगा, एक घर पे कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं कि आपने शेप्स को किस तरह से चेंज करना है। अच्छा, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है V, ठीक है, इसकी अगर मैं शेप प्रिंट कराऊँ, दैट इज 4, और अगर मैं V को प्रिंट कराऊँ तो आपको आउटपुट होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसकी अभी फिलहाल इट्स 1D राइट, अगर मैं इसकी डायमेंशन भी प्रिंट करा दूँ V डॉट n डायमेंशन, तो ये आपको 1 देगा। मैं चाह रही हूँ कि यार इसकी ना शेप 2x2 हो जाए, यानी कि 2 डायमेंशनल हो जाए, तो उसके लिए आपने रीशेप का फंक्शन यूज करना होता है। आपने रीशेप का फंक्शन डाला और आपने उसके अंदर शेप डाल दी, मतलब मुझे इतने नंबर ऑफ रोज चाहिए 2, और मुझे 2 नंबर ऑफ कॉलम्स भी चाहिए।
तो ये अब आपको रीशेप कर देगा। बट इसके अंदर जो पॉइंट है माइंड में रखने वाला वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जैसे इसने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको रीशेप करना चाह रही हूँ 3/2 पर, ठीक है, तो ये मुझे एरर दे देगा। मुझे इसलिए एरर दे देगा बिकॉज 3x2 का मतलब है कि 3 रोज होंगी और 2 एलिमेंट 2 कॉलम्स होंगे। सो दैट मीन्स कि अगर हर रो के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और 3 रोज हैं इन टोटल, सो यू हैव 6 एलिमेंट्स, ठीक है, इन टोटल। बट जो मेरे पास जो v है उसके अंदर तो खाली 4 एलिमेंट्स हैं, तो जो साइज का मिसमैच आ रहा है, तो इस वजह से मैं अगर इस वेक्टर v को जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, मैं उसको 3/2 पर रीशेप नहीं कर सकती बिकॉज फिर उस केस में दोनों का साइज मैच नहीं होता। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस ठीक है, Yes, clear. जब मैं 2/2 करी थी तो 2 × 2 इज 4 और इसका साइज भी 4 है। अगर मैं 3 × 2 करूँ तो 3 × 2 इज 6, बट इसका साइज तो 4 था असल में, इस वजह से वो रीशेप नहीं हो सकता। ठीक है, बट मैं इसको 1/4 पर रीशेप कर सकती हूँ बिकॉज 1/4 इज 4 और वो साइज को मैच कर रहा है। नाउ अच्छा, अब आपके पास रीशेप में अब -1 बहुत कॉमनली यूज होता है। नाउ व्हाट -1 मीन्स कि फॉर एग्जांपल मुझे ना एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरे पास, लाइक मैंने चेक ही नहीं किया है, ठीक है, कि मेरे पास जो एक टेंसर या मैट्रिक्स पड़ा हुआ है उसका साइज क्या है, ठीक है, बट मैं खाली ये चाह रही हूँ कि वट एवर द साइज इज मुझे बस एक कॉलम चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स मतलब रोज में डाल दो, बस कॉलम एक होना चाहिए। तो मैंने अपना कॉलम 1 डिफाइन कर दिया जो मेरी रिक्वायरमेंट है, और रोज की जगह मैंने -1 दिया। सो -1 बेसिकली मीन्स के वो जो साइज है ना, साइज आपका 4 था, वो यहाँ पे मैप कर देगा और आपको कॉलम एक दे देगा, तो आपकी शेप कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये चाहूँ कि वही वो जो v वाला मैट्रिक्स था मुझे कुछ इस तरह से रीशेप करना है कि मेरे पास रोज 2 हो और फिर बेशक उसकी जितने मर्जी कॉलम्स बन जाए, ठीक है, तो मैंने रोज स्पेसिफाई कर दी और मैंने कॉलम की जगह -1 डाल दिया। ठीक है, so, मतलब कि बेसिकली आप उस केस में यूज कर रहे होते हैं जब आपने ये ना चेक, मतलब जब आप अब जैसे यहाँ पर तो मुझे ख्याल रखना पड़ा था ना कि अगर 3/2 है तो यार ये तो साइज के साथ मिसमैच है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो जब मतलब मैं इस तरह वाले किसी उसमें ना पढ़ना चाहूँ, बस मुझे पता है कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स इतने चाहिए, रोज बेशक जितनी ज्यादा डाल दो उसके अंदर, तो वो खुद ही से साइज कंपैटिबल उसको बना देगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी तो मैं -1 क्यों यूज किया। ये जरा रिपीट करें। अच्छा, अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास ना ये मैट्रिक्स था, यही मैट्रिक्स है मेरे पास x, ठीक है, इसकी x डॉट शेप इज 1/4, ठीक है, बल्कि सॉरी आप ना v को भी शेप करेंगे, ठीक है, v की शेप इज 4/4, ठीक है, मतलब कि 1 डायमेंशनल है। मैं ये चाह रही हूँ कि इसको इस तरह से रीशेप कर दो कि कॉलम मेरे पास एक, मतलब मैं खाली एक चीज स्पेसिफाई कर रही हूँ कि कॉलम एक हो, मैं रोज को स्पेसिफाई नहीं करना चाह रही। ठीक है, मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं 4 लिख सकती हूँ, बट से कि बस मैं नहीं करना चाह रही, मैं एक शॉर्टकट चाह रही हूँ, मुझे रोज को ना स्पेसिफाई करना पड़े। तो फिर मैं जिस एलिमेंट को स्पेसिफाई ना करना चाहूँ उसकी जगह मैं -1, तो नंपाई उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि कॉलम्स आपको 1 दे देगा और आपकी रोज को 4 दे देगा। सो आपका 4 + 1 = 4, जो कि आपके साइज के इक्वल है। मतलब आप ये समझ लें कि आपको कॉलम 1 दे देगा और आपकी सारे एलिमेंट्स को रोज में डाल देगा। ठीक है ये रोज को। ट्रांसपोज ले लो। नहीं, ट्रांसपोज नहीं ले रहा, ये खाली रीशेप करने का एक तरीका है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से भी कर सकती हूँ कि जैसे यहाँ पे ये हुआ है, मैं ये चाह रही हूँ कि 2 रोज हो और अब मैं स्पेसिफाई और मतलब लाइक मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाह रही कि कॉलम्स कितने हैं, मतलब वो पाइथन खुद फाइंड आउट कर ले कि अगर 2 रोज होंगी
और साइज 4 है, ठीक है, मतलब अगर साइज 4 था ओरिजिनल एरे का, ठीक है, और मैं उसको रीशेप करना चाह रही हूँ ना वे कि मेरे पास 2 रोज, तो कॉलम्स पाइथन खुद ही कैलकुलेट कर ले कि कितनी होनी चाहिए, और मैं खुद कैलकुलेट नहीं करना चाह रही, तो मैंने वहाँ पे -1 लगा दिया। सो पाइथन देख लेगा कि अच्छा ठीक है, अगर साइज 4 है और मुझे उसको रीशेप ऐसे करने के 2 रोज आ जाए, तो फिर मतलब 2 कॉलम्स आएंगे साथ में, तो पाइथन आपको 2x2 का मैट्रिक्स दे देगा। NumPy बेसिकली, नॉट पाइथन। अब क्लियर हुआ क्या -1 क्यों यूज कर रहे हैं? यस क्लियर। वो खुद अपनी अप्रोप्रिएट डायमेंशंस जो है ना वो हाँ फाइंड जी, करके हाँ उस जी, हिसाब से हाँ जी, एडजस्ट। हाँ जी, मतलब -1 आपने उस केस में यूज करना है जब आपने एक डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है और दूसरी बार अपने पाइथन पे छोड़ दी के साइज के अकॉर्डिंगली खुद ही करनी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ना नन एक और तरीका होता है इसको स्लाइस करने का, ठीक है, इसको आप स्लाइसिंग इंडेक्स, आप स्लाइसिंग, अच्छा मतलब ये भी, इससे भी आप रीशेप करते हैं, ठीक है, बट थ्रू स्लाइसिंग हो रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको एक दफा देख लेते हैं। मेरे पास वेक्टर क्या था, एरे क्या थी, 1 2 3 4 विद द शेप ऑफ 4 और डायमेंशन 1, ठीक है। अगर मैं इसको यूं कर दूं, एक मैंने रोज की जगह उसको नन दे दिया, मैंने रोज की जगह 1 दे दिया और कॉलम्स की जगह मैंने ना उसको कॉलम दे दिया, ठीक है। अब ये करेगा क्या, दिस मीन्स कि जहाँ पे आपके पास नन आ रहा है, जो कि अभी करंट में मैंने रोज की जगह नन स्पेसिफाई किया है, तो ये उसको 1 असाइन कर देगा, ठीक है, मतलब कि 1 रो और सारे के सारे जो जो साइज है ना बेसिकली, उस पूरे के पूरे साइज को कॉलम्स में डाल दो, बिकॉज मैंने कॉलम्स में, जब हम यूं करते थे 0 कॉलम करते थे, तो वो सारी की सारी 0 के बाद वाले हमें कॉलम्स दे देता था ना, मतलब 0 से लेकर एंड तक के सारे कॉलम्स दे देता था। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये आपके सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉलम्स में अपेंड कर देगा, ठीक है, और जहाँ पे आपने नन लिखा हुआ था उस डायमेंशन को वो 1 कर देगा। तो इसने यही किया कि रो की जगह आपने 1 लिखा हुआ था, नन लिखा हुआ था, तो उसने उसको 1 कर दिया, और सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉलम्स में डाल दिए, तो आपके पास शेप 1 कॉलम 4 1 1/4 आ गई है। ये चीज क्लियर हुई? यस ठीक है, क्लियर। हाँ, क्लियर है मैम। यहाँ पे इसने प्रिंट भी करवा दिया। अब अगर मैं ये करूँ, तो उसको कहूँ कि कॉलम कॉमा नन, सो दैट मीन्स कि कॉलम में 1 रखना और सारे के सारे एलिमेंट्स को रोज में अपेंड कर दो, ठीक है। तो वो इस तरह से कर देगा, तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को वो रोज में डाल देगा और कॉलम आपके पास 1 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इट्स द सेम थिंग। So what if, so ठीक है, अच्छा ये है, इसको आपने नहीं दिया, चीजें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इसने वही वाली बात की है कि आपके पास अगर ये आपके पास शेप थी, ठीक है, तो मैं इसको रीशेप कर सकती हूँ, बिकॉज 3 into 3 is 9 and 9 into 2 is 18, 18 into 1 is 1, sorry it's 18, ठीक है, and 6 into 3 is also 18, तो मैं मतलब इस 4 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में चेंज कर सकती हूँ by changing its shape, ठीक है क्या? अच्छा, वही वाली बात है, the thing to note here is that आपकी array can be shaped to any shape as long as the total number of tensor elements remain the same, ठीक है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं कुछ commonly used initializations। अगर मुझे एक टेंसर, अच्छा
मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है या एक टेंसिल बनाना है जिसके अंदर सारे के सारे जीरोस हो, ठीक है, तो मैं उसको इस तरह से इनिशियलाइज np डॉट जीरोस करके उसको इनिशियलाइज करा सकती हूँ। np डॉट जीरोस किया और उसके अंदर मैंने उसकी शेप दे दी कि मुझे 3/4 का दे दो, और मैंने साथ में उसकी टाइप डिफाइन कर दी कि मुझे int टाइप चाहिए। अगर मैं उसको फ्लोट कर दूँ तो ये 0.0 करके दे देगा, ठीक है। इसी तरह से मैं मतलब जितनी ज़्यादा शेप्स के मैं चाहूँ मैं इनिशियलाइज करवा सकती हूँ। सिमिलरली np डॉट वंस भी मैं इनिशियलाइज करवा सकती हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएट की अब रैंडम डॉट रैंड क्या करता है कि वो आपको देखिए, आपके पास जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो जीरोस एंड वंस के बीच में होती है। तो रैंडम डॉट रैंड क्या करेगा कि तो आपने शेप डिफाइन कर दी, ये आपको जीरो से लेके वन के बीच में एक नॉर्मल एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको एलिमेंट्स प्रिंट करा देगी, ठीक है। फिर आपने np डॉट मैक्स np डॉट मिनिमम मतलब वही है। अगर मैं इसको देखूं मुझे पता है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 से स्टार्ट होती है 1 पर एंड होती है, ठीक है। इसने मुझे ये करा कर दिए, इसको 3/5 के मुझे एलिमेंट्स प्रिंट करा कर दे दिए। अगर मैं इसका np डॉट मैक्स प्रिंट करवा लूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि जो अपर लिमिट होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में दैट इज 1। अगर मैं इसका मिनिमम प्रिंट करवाऊं सो इट विल गिव यू 0, कि आपको इस 0 और 1 की रेंज के बीच में एलिमेंट्स प्रिंट करा के देगा। और कितने एलिमेंट्स देगा दैट विल डिपेंड ऑन योर शेप। तो 3 into 5 is 15, तो आपको 15 एलिमेंट्स दे देगा जो कि 0 और 1 के बीच में नहीं लाई करेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, अगर आपने एरे का मीन कैलकुलेट करना है तो आपने b डॉट मतलब ये मैंने एक एरे कैलकुलेट एरे बनाई है, मैंने एक एरे बनाई हुई है 3 और 4 और उसका मुझे मीन चाहिए, तो मैंने डॉट मीन करके मेथड कॉल कर लिया, तो 3 और 4 का मीन 3.5, ठीक है। अब ऊपर मैंने रैंडम डॉट रैंड किया था। रैंडम डॉट रैंड किस डिस्ट्रीब्यूशन से उठा रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर्स जनरेट करके दिया। अगर मैं रैंडम डॉट रैंड एन कर दूँ तो वो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उठा देगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज विद बेल कर्व और बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज सेंट्रिक टू 0 और आपका वेरिएंस जो है दैट इज 1, ठीक है। तो मैं जब रैंडम डॉट रैंड एन करवा रही हूँ मैंने बहुत बड़ी सी शेप दे दी है, चलिए खैर इसको अगर मैं प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करूँ तो इसका मीन इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, ठीक है, which will approximate to 0, ठीक है। एक बहुत छोटा है, ऊपर देखो एक्सपोनेंट्स में जा रहा है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में जा रहा है, ठीक है। और वेरिएंस 1 होता है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, अगर आप उसका अगर वेरिएंस का स्क्वायर ले लो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है। सो np.std का फंक्शन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मेरे पास a था ना, ठीक है, ये वाला सारा का सारा जो रैंडम वैल्यू जनरेट है मैंने उसका स्क्वायर ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन में पास कर दिया, तो मुझे जो यहाँ पे वैल्यू मिली दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ये चीज आपको शायद समझ नहीं आई। नंपाई में आपके पास वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं होता, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप ये बात समझ आई कि आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला Yes, नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, it's clear है। ठीक है। और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होती है वेरिएंस का, वेरिएंस स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो मतलब इन अदर वर्ड्स ठीक है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगी आप। हाँ अच्छा ठीक है, और मैं वेरिएंस वेरिएंस का स्क्वायर नहीं दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने वेरिएंस का स्क्वायर दिया है। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिया है। नहीं मैंने वेरिएंस का स्क्वायर लिया है, कंफ्यूजन हो गई।
चले खैर इसको स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लेते हैं तो वेरिएंस आता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लेते हैं तो वेरिएंस आता है। अच्छा ठीक है, छोड़े इसको, मैं खुद थक भी गई हूँ, कंफ्यूज हो गई हूँ। खैर द पॉइंट इज जब मैंने इसको कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड डिविएशन को, तो इट्स अप्रॉक्सीमेटिंग टू 1, जो कि यहाँ पे वो कह भी रहा है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपका मीन 0 होता है और आपका वेरिएंस 1 की इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आकर आ जाता है आपका जो मैं वेक्टराइजेशन वाली बात कही थी, एक्चुअली दिस इज द पावर ऑफ नंपाई। ठीक है, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं आप नंपाई में। इसका मतलब ये है कि मेरे पास पाइथन के अंदर लिस्ट थी। ठीक है, अगर मुझे ये लिस्ट मैंने डिफाइन की दिया, मैं कह रही हूँ कि यार इसके हर एलिमेंट के अंदर मुझे 5 ऐड कर दो, तो मैं पूरा का पूरा एक फॉर लूप चलाऊंगा। एक दफा फॉर लूप चलेगा, वो ये वाला एलिमेंट उठाएगा, इसके अंदर ऐड करेगा, मुझे वैल्यू देगा। तो ये कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है फॉर लूप चलाना। हमने तो एक छोटी सी इक्वेशन थी ना, ये 5 इक्वेशन आपने चलाई, और जो आप अदर जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लूप के, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। मतलब सिंपली ऐड करना लेस कंप्यूटेशन पावर देता है। ठीक है, इवन अगर आप मल्टीप्लाई भी करें ना, तो मल्टीप्लिकेशन की भी कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंपल एडिशन। ठीक है, तो ये तो आप नॉर्मल आप पाइथन में करते थे, आपने लिस्ट डिफाइन की और आपने उसके ऊपर लूप चला दिया। नंपाई के में ये हो सकता है कि मैं इसको एलिमेंट वाइज कर सकती हूँ। मतलब कि मैंने एक एरे डिफाइन की कि ये मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया वैल्यूज के नाम से। ठीक है, और फिर मैंने उस लिस्ट से एक एरे बना लिया, इनपुट एरे करके, वो भी उसका भी नाम लाइक मैंने वैल्यूज दिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना ये ऐसी कंफ्यूजन हो रही है। मैं एक एरे बना लेती हूँ, values is equal to np dot array। ठीक है, इस पर 1 2 3 दे। ठीक है, चलो इसको 4 5 भी करते हैं तो वाले से मैच करें। ठीक है, अभी ऊपर मेरे पास values was a list। ठीक है, उसके अंदर 5 ऐड करने के लिए, हर एलिमेंट में 5 ऐड करने के लिए मुझे पूरा का पूरा लूप चलाना पड़ा। अब मेरे पास values with same elements is an array। अब अगर इसके अंदर मुझे हर एलिमेंट के ऊपर 5 ऐड करना है ना, तो मैं सिंपली values plus 5 कर दूंगी एंड मुझे result एरे फंक्शन के अंदर आप पास करें लिस्ट। हाँ सॉरी सॉरी। इसने मुझे बगैर लूप चलाए इसने मुझे ये कर दिया। सो बेसिकली वो करेगा, मतलब दिस इज वेक्टराइजेशन। ठीक है, कि आपको वो हर एलिमेंट को एलिमेंट वाइज आप उसकी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको फोर लूप नहीं चलाना पड़ता। जब आपको फोर लूप नहीं चलाना पड़ा, तो दैट मीन्स कि आपकी जो टाइम है आपका वो लेस कंज्यूम हो रहा है, और आपकी कंप्यूटेशन पावर भी लेस कंज्यूम। ये वाली बात क्लियर है? यस क्लियर। आई आर में थिंक ये वाले फीचर्स हैं। मेरा आर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस वजह से हम जब मैम आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अच्छा अब ठीक है। जी ठीक है, ऐसे जब हम मतलब हम लाइक मॉड्यूल्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम मोस्टली, बल्कि नॉट मोस्टली ऑल द टाइम, हम या तो numpy एरेस यूज कर रहे होते हैं, या फिर PyTorch में आपके पास टेंसर्स होते हैं। आप या तो आप टेंसर्स, मतलब एक तो टेंसर ये वाला होता है जो आपके पास नॉर्मल numpy का टेंसर होता है, बट PyTorch का अपना एक टेंसर होता है, उसकी शक्ल सब कुछ बिल्कुल आपके numpy की तरह की होती है। बट उसको आप उनको आप ना GPU पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो आपके हैवी मॉडल्स होते हैं, अगर आप उनको PyTorch में कोड कर ले उनके आर्किटेक्चर को,
तो वो आप उसको इजीली जुपिटर वो जीपीयू पे जल्दी ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा ये मुझे सही से याद नहीं आया, पर आई थिंक ये बैक एंड पर ना इस तरह चल रहा होता है कि ये जैसे 1 2 3 4 5 है ना, ठीक है, अब इसने 1 के अंदर इसने 5 ऐड करना है। अच्छा ठीक है, हाँ, ये बैक एंड पे यूं चल रहा होता है कि ये इस तरह कर देगा। ये अब मैंने वैल्यूज +5 किया ना, तो ये 5 5 5 5 ये एक लिस्ट बना देगा, ठीक है, ये एक लिस्ट बना देगा यूं, और ये 1 को 5 में ऐड कर देगा, 2 को 5 में ऐड कर देगा, 3 को सो ऑन, ठीक है, ये बैक एंड पे ये इस तरह चल रहा होता है। ठीक है, चलिए उसने सेम वही वाली चीज की है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा कोड लिखकर। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें से आप माइनस भी कर सकते हैं, तो मैंने ऐड कर दिया था, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, सो इट्स द सेम। ठीक है, अच्छा फिर मैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। एनपी डॉट, अच्छा इसके बिना दोनों तरीके हो सकते हैं। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि आप वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन के लिए डायरेक्ट यूज होता है, और आपने 5 कर दिया तो वो आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा। और लाइक आप मोस्टली आप यही यूज कर रहे हैं, बट उसके लिए एक प्रॉपर फंक्शन भी है, दैट इज np.multiply। तो आपने उसको अपनी एरे दी जिसके पर आपने फंक्शन परफॉर्म करना है, और स्केलर दे दिया जिस स्केलर पर आपने वो करना है, जिस स्केलर को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे से दोनों करके भी दिए हैं, एक np.multiply करके और एक सिंपल मल्टीप्लाई स्टैटिक यूज करके, तो आपको सेम रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अच्छा फिर आप, अच्छा अगर आपको फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ मैट्रिक्स, ठीक है, if you have a tensor matrix, मतलब जो जनरल वर्ड यूज करते हैं दैट इज अ टेंसर, तो अगर मैं टेंसर बोलती हूँ तो उसका मतलब स्केलर भी वो वेक्टर भी हो सकता है, वो मैट्रिक्स भी हो सकती है, रिगार्डलेस ऑफ द डायमेंशन, उसको टेंसर बोलते। अगर मुझे उसको क्लियर करना है, आई हैव दिस मैट्रिक्स n, ठीक है, और मुझे इसको क्लियर करना है, तो मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो वो क्लियर हो जाता है। अच्छा फिर एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स ऑपरेशंस, so they are the same जो भी हमने ऊपर देखे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास एक लिस्ट है। अच्छा अब वो उसने डिफरेंस बताया है कि जब मैं लिस्ट में स्टेरिक यूज कर रही थी, तो वो मुझे मतलब स्टेरिक और फिर कोई भी इंटीजर मैंने डाल दिया, तो वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है? उसको अपेंड कर देता है उतने टाइम्स उसी लिस्ट में। रिपीट करो। हाँ जी, रिपीट कर रहा था, ठीक है, तो लिस्ट के अंदर अगर मैं सिंपल ये यूज करूँ तो वो उसको रिपीट कर देता है, अगर बट अगर मैं एरे के अंदर वही काम करूँ तो वो मुझे मल्टीप्लाई करके देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा, अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसकी शेप है 2x2, and then you have another matrix C with shape 3x3, ठीक है। अब ये यहाँ पर मुझे आउटपुट में A और C को ऐड करना चाह रहा है, तो उसने आउटपुट पे एरर दे दिया कि आप इसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, ऑपरेंड्स कैन नॉट बी ब्रॉडकास्टेड। अब ऑपरेंड्स से यहाँ पे उसका मतलब है प्लस, ठीक है, कि आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते टुगेदर विद शेप्स 2x2 एंड 3x3, मतलब आपको शेप का एरर देना है। अगर मुझे एलिमेंट वाइज एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपकी शेप हमेशा इक्वल होनी चाहिए। 2x2 के मैट्रिक्स को आप 2x2 के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर शेप ही डिफरेंट हो जाएगी तो आपको एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ये समझ आई? यस क्लियर। बाकी सब हम एक दफा दोबारा रिपीट क्लियर करना। है, क्लियर है मैडम। देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है ये A की शेप है 2x2, then we have another matrix C
सी की शेप है 3/3, ठीक है। यहाँ पर लेके इसने मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है और वो लाइक प्रिंट आउट करवाया हुआ है यहाँ तक सारा, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ना, ये आपको कह रहा है इसमें यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि इनको एलिमेंट वाइज ऐड कर दो a + c करके। तो अब यहाँ तक का कोड रन हो गया है, ठीक है। यहाँ तक देखें इसने मुझे कोड रन करके दे दिया। अब लास्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर वो मुझे एरर दे रहा है कि ऑपरेंड्स could not be broadcasted together with shapes 2/2 and 3/3। so that means कि आप कि जिन दो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उनकी शेप्स 2/2 और 3/3 हैं, इन शेप्स के ऊपर आप एडिशन नहीं परफॉर्म कर सकते। क्यों? क्योंकि ये शेप्स आपस में इनकम्पैटिबल है। अगर ठीक है 1 2 के साथ ऐड हो जाएगा, 3 के साथ ऐड हो जाएगा, बट अब ये 6 कहाँ ऐड होगा? इसी तरह से ये 9 कहाँ ऐड होगा? तो इस वाले पूरी रो के पास तो बेचारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब आपने एलिमेंट वाइज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपके जितने भी आप टेंसेस यूज कर रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप 2 को ही ऐड कर रहे हैं, आप मल्टीपल को भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 टेंसेस की भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। तो इन दैट केस आपके पास सबकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाती है आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस वाले पार्ट को या तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लें जब सब लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख कर आएंगे, ठीक है। बिकॉज ब्रेक के बगैर 4 आवर्स तो हमने ज़्यादा कर लिए, 4.5 आवर्स हो गए जी 4.5 आवर्स से ज्यादा हो गया। ठीक है। इसको यहाँ क्लोज करते हैं, फिर हम आप लोग प्लीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिनको नहीं याद, वो एक दफा हमें करनी कुछ भी नहीं पड़ती खुद से, मतलब उसमें आपके पास मैटमल का फंक्शन होता है जो कि आप यूज कर लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट जस्ट आपको ना ये ठीक है np.matmul, बट उसके लिए आपको बस एक कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जैसे शेप्स अगर दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, उसकी अपनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो उनकी शेप्स किस तरह से कंपैटिबल होंगी। बिकॉज उस केस में ये नहीं होता कि दोनों की शेप्स को इक्वल होनी चाहिए, उस केस में ये होता है कि आपकी जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कंडीशन होती है कि पहले की रोज दूसरे के कॉलम्स इक्वल होंगे तो तब वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जो आउटपुट आती है वो आपके पास ये आ जाएगी 2/3 आ जाएगी, मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो पहले वाले की रोज और दूसरे वाले के कॉलम्स की इक्वल आ जाएगा। खैर ये आप लोग ऐसे जिसको नहीं पता उनको इसका समझ नहीं आएगा, तो ये कुछ ट्यूटोरियल्स आप देख लीजिएगा, इट्स फेयरली सिंपल, कुछ नहीं करना होता है ऐसे जिसके अंदर, बस वो देख लीजिएगा तो आपको ताकि ये आउटपुट आपको समझ आ जाए, और ये शेप्स समझना है इम्पोर्टेंट, ये शेप्स कैसे आ रही हैं। इसका जो ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर होता है वो कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, या हाँ जी रिवर्स होता है? कॉलम्स होते हैं ना मेरे ख्याल में पहले। हाँ जी, मतलब ये जो इधर लिखा हुआ है ये वाला, पहले वाले के कॉलम्स और दूसरे वाले की रोज शुड बी इक्वल। तो जब आप उसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा ना उसकी शेप ये हो जाएगी, पहले वाले की रोज यानी कि 2 और दूसरे वाले के कॉलम्स, मतलब वो 2/3 का मैट्रिक्स मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पर है ये वाला सी। हाँ 4, जिस तरह ये यहाँ पे 4 और 4 है, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, चले इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप लोग बस एक दफा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा, ये फिर हम जल्दी जल्दी से गुजार लेंगे ताकि फिर आप लोग सही वाले मशीन लर्निंग वाले काम पर आए, बहुत लंबा हो गया। चले ठीक है, अपना ख्याल रखें, कोई इशू हो तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, बाकी नोटबुक्स लाइब्रेरी के अंदर है, आप उनको गो थ्रू एक दफा कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड वीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस मार्क करनी? अटेंडेंस में कर देती हूँ मार्क। थैंक यू मैडम।
कल की अटेंडेंस मार्क हुई थी? हाँ जी, वो मैंने सुबह कर दी थी। कल की अटेंडेंस मैंने कर दी थी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर ना आ रही तो फिर मुझे बताओ। मैंने आज सुबह मार्क कर दी थी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैडम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।